हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोआगुलेशन कैस्केड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोआगुलेशन कैस्केड क्या होता है। तो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर वैस्कुलर इंजरी। जब हमारे ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो जो ये कोआगुलेशन कैस्केड होता है ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब पूरा जो प्रोसीजर होता है वैस्कुलर इंजरी के बाद जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना वो बताता है। ठीक है, तो कोआगुलेशन कैस्केड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर। इट इन्वॉल्व क्लॉटिंग फैक्टर दैट एक्टिवेट वन अनदर इन अ चेन रिएक्शन अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग फाइब्रिन विच स्टेबलाइज द क्लॉट। मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस होता है कोआगुलेशन कैस्केड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। ठीक है, जो पहला फैक्टर होता है उसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी टिश्यू फैक्टर जो होता है थर्ड फैक्टर होता है, फोर्थ को हम कैल्शियम कहते हैं, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर होता है, सिक्स को फैक्टर 5A भी कहते हैं या एक्सलरीन कहते हैं। ठीक है, सेवन्थ फैक्टर स्टेबल होता है, एर्थ फैक्टर को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं जिसको हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी कहते हैं, नाइन्थ फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, टेंथ जो होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है, 11th जो होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, और जो 12th फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट फैक्टर जिसे कहते हैं हैगमैन फैक्टर। ठीक है, लास्ट और 13 फैक्टर जो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर तो याद करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने कलर में डिवाइड किया है, 3 को एक साथ याद करें, 4 को एक साथ, 3 को एक साथ, तो हम इसको ईजिली याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो कोआगुलेशन कैस्केड होता है इसमें मेनली जो होता है 3 यानी 3 पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा एक्सट्रिंसिक और तीसरा कॉमन पाथवे। मतलब क्या होता है, जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें इंट्रिंसिक, तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो डैमेज होता है, तो मतलब ये कब होता है, ट्रिगर्ड होता है इंट्रिंसिक पाथवे बाय डैमेज इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या होता है, जो फैक्टर अभी हमने कोआगुलेशन के जो क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े हैं उसका इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो सबसे पहले जो इंट्रिंसिक पाथवे में जब ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज हो जाता है तो सबसे पहले 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब ये जो 12th फैक्टर एक्टिवेटेड हो जाता है ये क्या करता है, 11th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये 11th जो होता है 9th और मतलब एर्थ फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो इस तरीके से जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है उसमें टोटल जो होती है 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, 12th, 11, 9th और एर्थ। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है इसको जो हम क्या मेजर जो होती है, इसको जो मेजर करती है APTT यानी एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम कहते हैं। अब दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय, कैसे ट्रिगर्ड होता है, कब शुरू होता है ये, बाय द टिश्यू इंजरी आउटसाइड द वेसल। जैसे इंट्रिंसिक पाथवे में क्या था कि ये इनसाइड द ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहा था तो ट्रिगर्ड हो रहा था, और इसमें क्या होती है टिश्यू इंजरी आउटसाइड द वेसल्स। ठीक है, तो जब टिश्यू फैक्टर को हम थर्ड फैक्टर कहते हैं तो ये क्या करती है, 7th फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम केवल 2 फैक्टर जानेंगे, टिश्यू फैक्टर और 7th फैक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसको मेजर्ड किया जाता है PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। ठीक है, अब इस तरीके से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गई। तीसरी पाथवे होती कॉमन पाथवे। ठीक है, तो इधर से इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे जो होती कॉमन पाथवे को क्या करती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। जैसे 10th फैक्टर होता है कॉमन पाथवे में, ये एक्टिवेट कैसे होता है, जो इंट्रिंसिक लास्ट में जो इंट्रिंसिक फैक्टर में कौन से पाथवे थी, यहाँ पे जो होती है 9th एंड एर्थ। ठीक है, 9th और एर्थ फैक्टर, और इसमें 7th फैक्टर होती है और टिश्यू फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रिंसिक में एर्थ 9th और एक्सट्रिंसिक में 7th फैक्टर और एडिशनल फैक्टर 5 ये सब मिल के 10th को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब ये 10th फैक्टर कॉमन पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन 2nd फैक्टर होता है,
तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, फैक्टर 1 यानी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन क्लॉट में चेंज कर देता है। अब ये जो फाइब्रिन क्लॉट होते हैं ये अनस्टेबल क्लॉट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो लास्ट फैक्टर 13 हमने पढ़ा था, 13 फैक्टर क्रॉस लिंक फाइब्रिन टू फॉर्म स्टेबल क्लॉट, मतलब जो ये अनस्टेबल क्लॉट था 13 फैक्टर के साथ मिलके ये स्टेबल क्लॉट बना लेता है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक में मेन फैक्टर 7th होता है, इंट्रिंसिक में जो होता है 12th, 11, 9, 8th होता है, कॉमन में 10, 5, 2, 1 और 13 फैक्टर होता है। अब समरी है इसका कोआगुलेशन कैस्केड का, जैसे ये इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसमें टिश्यू फैक्टर होता है 7th एक्टिवेटेड हो जाता है, और जो मेजर्ड होता है मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम PTINR से, ठीक है। इसमें ये 4 फैक्टर हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये दोनों फैक्टर जो होते हैं ये कॉमन पाथवे हो गई ना, 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। कैल्शियम, एडिशनल कैल्शियम 5th फैक्टर और फॉस्फोलिपिड भी इसमें 10th को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अब ये 10th फैक्टर जो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन क्लॉट अनस्टेबल जो होता है इसमें। तो इस तरीके से ये पूरा कोआगुलेशन कैस्केड, यानी जब ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है, टिश्यू फैक्टर की इंजरी हो जाती है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है क्लॉट फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्लिनिकल कोरिलेशंस भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हीमोफीलिया ए और बी। ये क्या होते हैं, फैक्टर 8th की डिफिशेंसी से हीमोफीलिया ए हो जाता है, और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9th की डिफिशेंसी से होता है। तो ये 8th और 9th जो होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे जो क्या करता है, APTT जो होती है इसको मेजर्ड करता है। तो जब इसकी डिफिशियंसी हो गई तो APTT क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। और एक है विटामिन के की डिफिशियंसी या वारफेरिन की वजह से कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं, 2, 7, 9, 10। और जो कॉमन पाथवे जो होती हैं उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं, जो कॉमन पाथवे में कौन से फैक्टर थे, 10th, 5, 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से अब है, सबसे पहले हमने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को APTT और एक्सट्रिंसिक को PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होती है मेजर करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इट मेजर द टाइम रिक्वायर्ड द क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम टू द प्लाज्मा, ठीक है। इट असेस एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे। नॉर्मल वैल्यू इसकी है 11 to 15 सेकेंड, ठीक। और प्रोलॉन्ग PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसके क्या कॉजेज़ हो गए, या तो विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती है, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकता है, फैक्टर 7 की डिफिशियंसी होती है, और वारफेरिन थेरेपी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। APTT जो होती है क्या होती है, मॉनिटर बाय हेपेरिन, ठीक। ये क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एडिंग ए सरफेस एक्टिवेटर फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। इट क्या एसेस करता है, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को। नॉर्मल वैल्यू इसकी है 25 to 30 सेकेंड, और प्रोलॉन्ग APTT हो जाता है तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, हीमोफीलिया हो सकता है, DIC हो सकता है, वॉन विलेब्रांड डिजीज़ हो सकती है, या फिर हेपेरिन थेरेपी हो सकती है। तो इस तरीके जो कोआगुलेशन कैस्केड होता है वो क्लिनिकली मोर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी एबनॉर्मलिटी जो होती है कॉज ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो गया कोआगुलेशन कैस्केड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।